जुनैशा बख्श चौधरी, तुम मेरे लिए ऑक्सीजन की मानिंद हो कि जब तक तुम्हें ना देखूं मुझे लगता है मुझे सांस नहीं आती ठीक तरह। तुम्हारी मोहब्बत मेरी खून तक में सरायत कर चुकी है। हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। इब्राहिम बख्श, तो क्या अगर तुम्हारे लिए मुझे दुनिया के तमाम लोगों से भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ जाऊंगा, बगैर एक लम्हे भी सोचे। उसकी बिलोरी आंखों में झांकते मोहब्बत से चूड़ लहजे में कहता, उसकी शिद्दत उल्फत से पेशानी चूमने लगा। ये कोई पहली बार नहीं था जब वो इजहार मोहब्बत कर रहा हो, लेकिन इसके बावजूद वो लड़की टमाटर की तरह सुर्ख पड़ गई थी। वेलकम टू अवर चैनल नॉविस बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे लाइफ को। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ हुस्न कमल का नावल वफ़ाए यार की किस्त नंबर 39 लेकर। तो आइए हम बगैर ताख़ीर के शुरू करते हैं। दिन रात मेहनत करते करते 3 साल का अरसा कब आंखों ही आंखों में गुजर गया खबर न हुई। काश मैं भी चल पाती तुम्हारे साथ। तुम्हारी ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन है और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, जबकि मैं शिद्दत से चाहती हूँ देखना कि किस तरह वो लोग तुम्हें पगड़ी पहनाते हैं, किस तरह दादा तुम्हारे हाथों में अपनी ख़ानदानी तलवार देते हैं, किस तरह सब कुछ होगा, हर एक चीज़। जोनी उसके गले में शॉल डालते हुए जुगनू की तरह जगमगाती आंखों के साथ गोया हुई। आज उसकी पूरे गांव के सामने गद्दी नशीनी की तकरीर थी, जिसके बाद वो गांव के सरपंच की कुर्सी पर बैठने वाला था। आमन से कहीं ज़्यादा जोनी एक्साइटेड नज़र आ रही थी, और आखिर क्यों करना होती, उसका शौहर पूरे गांव का सरपंच बनने वाला था। मगर गांव का सरपंच बनना उस अचीवमेंट के आगे तो कुछ भी ना था जो वो हासिल कर चुका था। आमन ने उस लड़की से एक लफ्ज़ न कहा, बस उसे बड़ी मोहब्बत और गर्मजोशी से अपने गले से लगा लिया। दुनिया भर की खुशबू एक तरफ और इस लड़की में से आती महक एक तरफ, जो उसे दिली सुकून मुहैया करती थी। चाहे वो कितना ही थका हुआ क्यों ना हो, बस ये खुशबू काफ़ी होती थी उसे ताज़ा दम करने के लिए, दोबारा हौसला और हिम्मत देने के लिए। आमन उसकी जुल्फ़ों में अपना चेहरा छुपाए आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था, जैसे उसकी खुशबू को खुद में समो लेना चाहता हो। अभी वो उसकी महक में ही खोया हुआ था कि दरवाज़ा नॉक हुआ। बाबा, बड़े बाबा आपको बुला रहे हैं, चलें, वक्त हो गया है। सोनी जाना चाहती थी उसके साथ, लेकिन मुमकिन ना था, क्योंकि वो एक कनीज़ थी और कनीज़ों को पंचायत में जाने की इजाज़त नहीं थी। गांव के कानून के मुताबिक मानो कनीज़ें इंसान ना हो, उनका कोई हक ना हो ज़िंदगी पर, कोई उनके साथ कुछ भी करे वो पंचायत में उसकी शिकायत नहीं कर सकती थी। शिकायत करना तो दूर की बात, उन्हें पंचायत में जाने तक की इजाज़त नहीं थी। कनीज़ों का दौर सालों पहले ख़त्म हो चुका था, मगर गाँव देहात में ये अभी भी जारी है, बस नाम बदल गए। कहीं वडेरों के मुलाजिम कहलाते हैं तो कहीं पीर के मुरीद। फिर कनीज़ मुलाजिम के मुरीद के साथ जो जानवरों जैसा सलूक किया जाता है, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। चलो, अल्लाह हाफिज़। उसकी पेशानी को नरमी से चूमता हुआ वो अलविदा कर बाहर की जाने बढ़ गया। अगला सीन। मैं बड़ी मुसरत और खुशी के साथ आज से आमन बख्श चौधरी को अपनी जगह इस गाँव का नया सरपंच मुकर्रर करता हूँ। इब्राहिम बख्श के एलानिया और फ़खरानिया कहते ही पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा था। इब्राहिम बख्श ने सबके सामने आमन बख्श को अपनी पगड़ी पहनाई। सब आमन को बारी बारी गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे थे। शामिर जब मुबारकबाद देने आया तो वो अकेले नहीं था, उसकी गोद में उसकी नन्ही शहजादी जवेरिया मौजूद थी, जिसे प्यार से जिया बुलाया करते थे। जवेरी की किसी मर्द को पसंद नहीं था शामिर का अपनी लड़की को यूं लेकर फिरना, लेकिन वो फिरता था, वो भी बड़े फ़ख्र से गोद में लिए, जैसे गाँव के मर्द अपने बेटे के नाज उठाते, उससे कहीं ज़्यादा वो अपनी बेटी के नाज उठाता था। यही वजह थी कि इब्राहिम बख्श उससे बहुत चिढ़ने लगे थे, मगर ना उसने पहले कभी किसी की परवाह की और ना वो अब कर रहा था। जिया, आमन के संजीदा चेहरे पर जिया को देखते ही एक खूबसूरत सी मुस्कान रक्सा हुई। उसने फ़ौरन ही शामिर से अपनी भतीजी को गोद में ले लिया था। अगर वो सिर्फ शामिर की बेटी होती तो वो एक वक्त आमन इतनी अहमियत ना देता, लेकिन वो जोनी की भांजी थी, जोनी जान लुटाती थी अपनी भांजी पर, तो फिर ये कैसे मुमकिन ना था कि आमन उससे मुंह मोड़ लेता। वो हर इस शख्स को इज्जत और अहमियत देता था जो जोनी के नज़दीक थे। वो हसीन नौजवान गाँव का पहला सरपंच बना जो किसी बच्चे को नहीं, बच्ची को गोद में लिए बैठा था, वो भी बड़ी शान से। सबसे पहले तो मैं अपने रब के बाद अपने दादा का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि मुझे इस काबिल समझा कि अपनी जगह इस गांव का सरपंच बनने का मौका दिया, ताकि मैं इस गांव की अच्छे से खिदमत कर सकूं, और यकीन जाने मैं करूँगा। आज से, अभी से, इसी वक्त से। उसने आखिरी जुमला बहुत जताते हुए मफ़ाहमाना अंदाज में अदा किया। इस लम्हे इस शख्स का चेहरा इस कदर रोबदार था कि सिर्फ उसे देखने से ही लोगों को झिरझिरी महसूस हो रही थी। इस शख्स की आंखें उस कदर पुरवकार और पावरफुल थीं कि किसी की मजाल नहीं थी कि इस वजिया मर्द से एक पल के लिए भी अपनी आंखें मिला सके। उसने अपना वकार जाहिर करने के लिए मूंछों को ताव नहीं दिया, क्योंकि उसकी मूंछें नहीं थी। उसने शरीयत के मुताबिक मूंछों को पस्त और दाढ़ी को बढ़ाया था, जैसा कि शरीयत में मर्द के लिए हुक्म है। लोग नहीं जानते, मगर वो जानता है। कितना इंतजार किया उसने इस वक्त का, जब सब कुछ उसके अंडर हो, पूरे गाँव पर सिर्फ उसका हुक्म चले और वो नौजवान वापस शरीयत मुस्तफ़ा को नाफिज कर सके। मैं आमन बख्श चौधरी इस गांव का सरपंच ऐलान करता हूं कि आज से मैंने फरसुदा निज़ाम को ख़त्म किया और एक नए निज़ाम की बुनियाद रखता हूं। इस निज़ाम में अमीर और गरीब बराबर
बराबर होंगे। जुर्म करने पर अमीर ज़मींदार को भी उसी तरह सज़ा मिलेगी जिस तरह गरीब किसान को मिलती है। आज से हवेली के दरवाजे पर किसी को भी सिफारिश लाने की इजाज़त नहीं, कि जिसको जो बोलना है वो यहीं भरी पंचायत में बोलेगा। दूसरा, सैलाब के आने पर इस बार सिर्फ हवेली की ज़मीनों को ही नहीं बल्कि सारे किसानों की ज़मीनों को बचाने की कोशिश की जाएगी। बस इसका ये जुमला सुनना था कि इब्राहिम बख्श की आंखें हैरत से फैली। अमीर राज ही तब करता है जब गुर्बत फल फूल रही हो। जब सबकी ज़मीनें बच जाएंगी और सभी अच्छा कमाएंगे और खाएंगे तो फिर कौन उनके आगे सर झुकाएगा, कौन उनका कहना मानेगा, कौन उनसे डरेगा। तीसरा, मैं गाँव में बहुत जल्द स्कूल और कॉलेज बनवाऊंगा ताकि गाँव के बच्चों को बाहर न जाना पड़े। साथ साथ गाँव में 24 घंटे बिजली आए उसका भी इंतज़ाम कर रहा हूँ। हम अपने पानी से अपनी बिजली खुद बनाएंगे ताकि हमें दूसरों का मोहताज ना रहना पड़े किसी भी मामले में। इसकी बातें इन सबको हैरान कर रही थी। लोगों ने उसे बेयकीनी से देखा। वो जो इन्हें ख्वाब दिखा रहा था वो तो उनकी पहुंच से कहीं कोसों दूर थे, मगर इस नौजवान का चेहरा इस कदर पुरएतमाद था ये वादे करते वक्त कि उन्हें ना लगा कि वो उन्हें कोई झूठी उम्मीद दिला रहा है। मैं आज से कनीज़ों की सज़ा ख़त्म करता हूँ और हवेली में इस वक्त जितनी भी कनीज़ें मौजूद हैं इन्हें आज़ाद करता हूँ। आज से भागने वाली लड़की की सज़ा मौका महल के एतबार से तय की जाएगी, जो मैं खुद तय करूँगा। बस उसका कहना था कि माहौल पर हू का आलम तारी हो गया। इब्राहिम बख्श का चेहरा गजबनाक हद तक सुर्ख पड़ गया था। तुम हमारे बाप दादाओं से चलते आ रहे कानून को नहीं बदल सकते, वो जोर से धाड़े। बिल्कुल आमन बख्श, तुम अपनी गद्दी का गलत फायदा उठा रहे हो। फाइज राना इब्राहिम बख्श का साथ देते हुए तेजी से उस पर चीखा। पूरे माहौल पर गर्मा गर्मी छा गई थी। हवेली के तकरीबन तमाम ही मर्द गुस्से से लाल पीले होते नजर आ रहे थे, मगर इस नौजवान को कोई परवाह नहीं थी। वो इत्मीनान से अपनी गद्दी पर बैठा इन सब की बातें सुन रहा था। अभी वो इनकी बात सुन रहा था कि अचानक उसकी नज़र सामने जनानियों में मौजूद काली चादर में लिपटी लड़की पर गई। सिवाय आंखों के उसका चेहरा मुकम्मल ढका हुआ था। पहले उसने आंखें छोटी की है बगौर देखने के लिए और फिर अगले ही पल होंठों के किनारों पर हल्की सी तबस्सुम रक्सा हुई। वो उसे देखने में इतना मगन हुआ था कि बाकी सब क्या बोल रहे हैं उसे कुछ खबर नहीं। उसकी तवज्जो तो फ़कत इब्राहिम बख्श के इस जुमले ने वापस खींची। मत भूलो आमन बख्श, जो तुम्हें गद्दी पे बिठा सकता है वो तुम्हें उस गद्दी से उतारना भी जानता है। 4 साल से वो नौजवान उनके लिए निहायत फर्माबरदारी और खामोशी से काम कर रहा था। इस लड़के ने इस कदर मेहनत की थी कि गिरते हुए कारोबार को दोबारा उसके मकाम पर ला खड़ा किया। यही सबब था कि अंधा एतमाद करने लगे थे इब्राहिम बख्श उस पर, इसीलिए उसे अपनी ज़िंदगी में अपनी गद्दी का जानशीन किया। अगर वो जानते कि वो लड़का सिर्फ गद्दी पे बैठने की देर है, आंखें तोता चशम की तरह बदल जाएगा, तो वो कभी भी इतना बड़ा फैसला ना लेते। मगर अभी भी देर नहीं हुई थी उनके नज़दीक, इसीलिए उन्होंने आमन को खुले अल्फाजों में वार्निंग दी। नहीं दादा जान, मुझे इज्जत मेरे खुदा ने दी है, आप तो सिर्फ जरिया बने। इस गर्मा गर्मी के माहौल में इस नौजवान का तहम्मुल से दिया जवाब इब्राहिम बख्श के तन बदन में आग लगाने के लिए काफ़ी था। आमन वाकफ था कि चाहे कोई भी इदारा हो गाँव में, उनके वफादार कुत्ते हर जगह बड़े भरे पड़े हैं जो उनके सिर्फ एक इशारे के ताबे बैठे हैं। लेकिन उसके बावजूद उसकी पेशानी पे कोई बल ना था। उसके पीछे हटने का मतलब था कि उसकी बीवी का पूरी दुनिया से चुप कर रहना, उनके निकाह का लोगों तक ना पहुंचना, उसकी बीवी का गैर महफूज होना। जब दाव पर अपनी ज़िंदगी, अपनी मोहब्बत, अपनी जान लगी हो तो कोई कैसे पीछे हट सकता है। 4 साल तैयारी की थी उसने इस मैदान जंग की, फेल कैसे हो सकता था, पीछे कैसे हट सकता था। आमन बख्श, अभी के अभी अपना आखिरी फैसला वापस लो, वरना। एहसन बख्श ने उसके सामने आकर गजबनाक होते हुए धमकी दी। बस उसके चाचा का धमकी देना था कि वो चाली कादर में लिपटी लड़की तेजी से इस नौजवान के आगे आकर किसी मजबूत दीवार की मानंद खड़ी हो गई। हाथ तो लगाएं आप जरा मेरे आमन को और फिर मैं आपको दिखाऊंगी जोनेशा आमन बख्श चौधरी चीज क्या है। इस लड़की की बिलोरी आंखों में खून उतरा हुआ था। वो चीर फाड़ देने वाली निगाहों से तक रही थी उन्हें। जोनी को अचानक वहां देख लोग इतना हैरान नहीं हुए जितना उसके अपने नाम के साथ आमन बख्श का नाम लेने पर हुए थे। तुम और आमन? फाइज राना भी उसके नाम का मतलब समझते पूछ ही रहा था कि इस लड़की के पीछे से आने वाली रोबदार व भरम आवाज़ वो जुमला तहम्मुल व इत्मीनान से मुकम्मल कर गई। मियाँ बीवी हैं। हसीनो जमील नौजवान जिया को गोद में लिए खड़ा हुआ था। सब हक्का बक्का होकर आमन को देखने लगे। किसी को एतबार नहीं आ रहा था कि उसने अपनी कनीज से निकाह कर लिया है। तुम जिया को लेकर यहाँ बैठो। वो छोटी सी परी क्या जाने कि उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। जोनी को काली चादर में लिपटे होने के बावजूद वो पहचान गई थी। उसने फौरन अपनी बाहें उसकी जानिब फैलाई ताकि वो उसे गोद में ले। जोनी इस वक्त सबसे लड़ना चाहती थी अपने शौहर के लिए, मगर आमन ने उसे आंखों ही आंखों में इत्मीनान दिलाया कि वो सब संभाल लेगा। फिर जवेरिया को उसकी गोद में देकर उसे अपनी जगह पर बिठा दिया। आमन ने दानिस्ता तौर पर जवेरिया को शामिर की बजाय जोनी को दिया ताकि वो उस सारी लड़ाई से दूर रहे। जोनी को सरपंच की कुर्सी पर बैठता देख सभी की आंखें हैरत से फैली। आमन, इसे हटाओ, ये जनानियों के बैठने की जगह नहीं है। तुम उसे बिठाकर तौहीन कर रहे हो हमारे बाप दादाओं की। फाइज राना गुस्से से पागल होते अपनी गन निकाल कर उसकी जानिब बरहमी से गोया हुआ। ये मेरी शरई और कानूनी तौर पर जोजा है। मेरे मरने के बाद इसी का हक है मेरे बाद यहाँ पर बैठने का। अगर वो मेरी हयात में इस कुर्सी पर बैठ जाती है तो मुझे नहीं लगता ये कोई इतना बड़ा मसला है कि उस पर खून खराबा किया जाए। उसके तहम्मुल इत्मीनान से जवाब देते ही एहसन बख्श गुस्से से धाड़ा।
अब क्या हम मर्दों पर ये नाकुसुल अकल जनानी बैठेगी? हम मर ना जाएं ये दिन देखने से पहले? बिल्कुल अब्बा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें मर जाना चाहिए एक जनानी की पैरवी करने से पहले। लेकिन क्या फिर हमें इस अक्लमंद मर्द की पैरवी करनी चाहिए जो खुद भी दोजख का रास्ता अख्तियार किए हुए है और हमें भी अपने पीछे लेकर बड़ी शान से चल रहे हैं? शामिर बख्श चौधरी का चोट करने के लिए किया गया सवाल इब्राहिम बख्श का चेहरा अंगारों की मानंद सुर्ख कर गया था। तुम हमारे लिए ये जुमले अदा कर रहे हो? इब्राहिम बख्श को जैसे यकीन ना आया हो कि उनका इतना फरमाबरदार पोता उन्हीं के मुखालिफ सिमत खड़ा होकर सबके सामने उन्हें यूं जलील कर रहा है। गुस्से की शिद्दत से उनका पूरा वजूद लरजने लगा था, मगर मुकाबिल खड़ा नौजवान इतना ही पुरसुकून था जितना पहले वो टेंशन लेने वालों में से कभी था ही नहीं, हमेशा देने वालों में से था। आप खुद समझदार हैं, उसके मफहमाना अंदाज में कहते ही इब्राहिम बख्श के तन बदन में आग भड़क उठी। वो एक जस में उस तक पहुंचे थे, अगले ही पल एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर रसीद किया जिसकी गूंज पूरे मजमे ने सुनी थी। मैं इब्राहिम बख्श चौधरी, आमन बख्श चौधरी और शामिर बख्श चौधरी को अपनी जायदाद से आग करता हूँ। शामिर की आंखें एक दो लम्हों के लिए हैरत से फैलीं और फिर नॉर्मल हो गई। सच कहा जाए तो उसे इब्राहिम बख्श से इतने बड़े और सख्त फैसले की उम्मीद हरगिज ना थी। इब्राहिम बख्श ने बहुत सारी शराइत के साथ अपने पोता पोती को अपनी जायदाद का वारिस बनाया था। इन शराइत में से एक ये भी थी कि वो जब चाहे अपनी जायदाद उनसे वापस छीन सकते हैं और सब वाकिफ थे कि वो ये काम कर सकते हैं जायज़ और नाजायज़ दोनों तरीकों से। वो इन लोगों में से हैं नहीं जिनकी कोई हदूद हो। शामिर की बीवी और बेटी थी, एक छोटी सी फैमिली जिसकी जिम्मेदारी थी उसके कंधों पर। वो तालीम मुकम्मल कर चुका था और ट्रेनिंग पर कराची के एक बहुत बड़े वकील के पास काम कर रहा था, मगर उसे तनख्वाह नहीं मिलती थी। अब वो अपनी बीवी और बेटी को कैसे एक अच्छी ज़िंदगी देगा, यही सोच उसका दिमाग मफलूज हो रहा था। जहाँ शामिर हैरान और परेशान था, वहीं दूसरी जानिब आमन मुतमईन खड़ा था। उसे अच्छे से इल्म था कि बगावत की यही सज़ा मिलेगी। यही वजह तो थी कि उसने 4 साल लगाए अपनी अलग से कंपनी स्टैब्लिश करने में, जिससे उसके बाप दादाओं का कोई वास्ता ही ना हो। वो शामिर को अपने साथ इस लड़ाई में शामिल नहीं करना चाहता था और ना ही उसने किया। वो अलग बात है कि शामिर खुद ही इस निज़ाम के खिलाफ लड़ना चाहता था शुरू से, इसलिए मैदान जंग में खुद ही कूद आया और साथ साथ तुम्हारी बीवियों को भी। इब्राहिम बख्श के कहते ही फ़हीम बख्श फौरन एहतजाजन गोया हुआ। अपने पोतों का गुस्सा मेरी बेटियों पे क्यों निकाल रहे हैं आप? इन सब में मेरी बेटियों की क्या गलती है? यकीनन ये नाइंसाफ़ी ही थी। लड़ाई आमन और शामिर कर रहे थे, जोनी और मरियम का तो इन सबसे कोई ताल्लुक ही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों को घसीटा गया। इब्राहिम बख्श की बात सुन आमन को समझ आ गई थी कि वो इल्म रखते हैं कि इनकी सारी जायदाद जोनी के नाम ट्रांसफ़र है। इब्राहिम बख्श चाहते थे कि वो दोनों नौजवान ही सड़क पर आ जाएं, पाई पाई के मोहताज हो जाएं, लेकिन ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता था जब तक जोनी और मरियम के पास जायदाद का हिस्सा है। यही सबब था कि इन दोनों बहनों को भी लड़ाई में घसीटा। ये इनका तरीका था अपने आगे इन सरकश लड़कों से घुटने टिकवाने का, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इब्राहिम बख्श जवाबन तेश के आलम में धाड़े। क्या वो नहीं समझ सकते थे कि वो जोनी ही है जिसकी वजह से आमन बख्श ये सब कर रहे हैं? हम आज ही वकील को बुलवाकर अपनी सारी जायदाद शहरोज बख्श के नाम कर देंगे। बस उनका एलानिया ये जुमला अदा करना था कि बानो जो औरतों में खड़ी थी अपने दिल के मकाम पर हाथ रखने लगी। उसे तो खुशी के मारे हार्ट अटैक आने को था। शहरोज की आंखें भी चमक उठी थी। उसके तो कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं गुजरा था कि पूरी जायदाद उसकी झोली में यूं आन गिरेगी। ठीक है, जैसे आपकी ख्वाहिश, में अपनी बीवी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ हमेशा के लिए। इस हसीन और पुरवकार नौजवान के जुमले सुनते ही जोनी जिया को गोद में लिए फौरन ही खड़ी हो गई थी। आमन ने सबके सामने ही अपनी बीवी का हाथ थामकर एलानिया कहा। अगले ही पल दोनों की नजरें मिली। इस लड़की की बिलोरी आंखें मुस्कुराती नजर आईं और वो मुस्कुराहट मुकाबिल को दिली तौर पर सुकून बख्श रही थी, मगर साथ साथ हैरान भी किया। जोनी तो कुछ भी नहीं जानती उसकी कंपनी और कामयाबियों के मुतालिक, फिर क्यों इतनी मुतमईन और खुश है? वो अब यही सोच रहा था। जोनी ने जिया को शामिर को दिया। चलो, वो नौजवान कभी जान ही नहीं सकता था जोनी की मोहब्बत कितनी गहरी हो चुकी थी उसके लिए। उसे फर्क नहीं पड़ता था वो अमीर है या गरीब, उसके पास पैसे हैं या नहीं। फर्क पड़ता तो फकत इससे कि वो साथ है या नहीं, और वो साथ था उस लम्हे। और क्या चाहिए था इस लड़की को भला? ये तेरी बीवी नहीं है आमन, कनीज बीवियां नहीं हुआ करती, ये कनीज है, हवेली की कनीज। तुझे इसे सजा देने के लिए दिया गया था, ना कि बीवी बनाने के लिए। ये तेरे साथ कहीं नहीं जाने वाली, ये वापस हवेली जाएगी। फाइज राना तो कब से इंतजार में बैठा था कि आमन वक्त शादी करे और जोनी सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट हो और फिर उसे मौका मिले इस लड़की से चुन चुनकर अपने बदले लेने का। वो इसलिए अब तक खामोश था क्योंकि आमन को बख्श को इब्राहिम बख्श का सपोर्ट हासिल था, मगर अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे, इसलिए उसे जरूरत नहीं थी मजीद खामोश रहने की। फाइज राना के कहते ही इब्राहिम बख्श उसे गुर्राहट के साथ तकने लगे। वो कभी नहीं चाहते थे ये बात गांव वालों के सामने आए कि उनकी पोती ने भागने की कोशिश की थी। अभी इब्राहिम फाइज राना से कुछ कहते, इससे कबल ही वो एक जस में जोनी तक पहुंचा। वो किसी सूरत आमन को जोनी को ले जाने देने वाला नहीं था। इसका हाथ जोनी के हाथ को मिस करता, इससे कबल ही उसकी कलाई मजबूती से पकड़कर किसी ने रोकी। फाइज ने निगाह उठाई तो इस वजह से मालामाल हसीन नौजवान ने एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर रसीद किया। मुक्का इस कदर जानदार था कि वो डायरेक्ट मुंह के बल जाकर मैदान की रेत पे गिरा।
मुझे मारने देते तो अच्छा था। बजाय शुक्रगुजार होने या अपने शौहर को एहसान भरी नजरों से तकने के, उल्टा वो शरारती गुड़िया मुंह बसोर कर बोली, जिस पर आमन ने बेबसी से अपना सर झटका। तेरी तो! पूरे गांव वालों के सामने वो मार खा के जमीन पे पड़ा था। उसने निगाह उठाकर देखा तो लोग उसे खुद पर हंसते महसूस हुए। फाइज को अपनी शदीद तस्दील महसूस हुई। वो भप्पर कर बदला लेने की गर्ज से दोबारा उठा। अब मेरी बारी। फाइज चीखता हुआ उनकी जानिब आ रहा था, जिसे चीर फाड़ देगा। उसे गजबनाक हद तक पागल होकर अपनी जानिब आता देखने के बावजूद वो दोनों मियाँ बीवी पुरसुकून अंदाज में खड़े थे। जोनी ने एलानिया कहा था कि आमन पीछे रहे, जैसे आपकी ख्वाहिश बेगम साहिबा। जोरू की गुलामी में सर तस्लीम कम करता वो दोनों हाथ पॉकेट में डालकर एक कदम आहिस्तगी से पीछे हो गया। फाइज राना ने अपनी पूरी ताकत के साथ आकर आमन पर हमला करना चाहा, लेकिन वो हमला कर पाता इससे कबल ही जोनी उसका हाथ पकड़कर कमर के पीछे मोड़ गई थी। फिर एक जोरदार लात पाँव के जोड़ पर मारकर उसे घुटनों के बल बिठा दिया। सिर्फ 2 लम्हे लगे इस लड़की को फाइज राना को उसके घुटनों पर लाने में। सब मुंह खोले देखते के देखते रह गए थे। यहाँ मेरी बीवी! अमन उसका पैतरा देख बेसाख्ता ही दिल में दाद दे उठा था। जोनी ने फाइज का हाथ इतनी जोर से मोड़ा था कि उसकी चीख बुलंद हुई थी पूरे मैदान में। इस दिन मैं अपनी माँ के गम में थी। सिर्फ इसलिए तू इतनी बकवास कर सका था कमीने, वरना मुझे अपनी कनीज बनाने का सोचने पर ही मैं तुझे जिंदा दफना देती। हट! उसने ये जुमला अदा करते एक जोरदार लात उसकी कमर पर रसीद की और हाथ छोड़ दिया, जिस पर वो मुंह के बल जाके दोबारा रेत पे गिरा। जुनेशा बख्श चौधरी! इब्राहिम बख्श जोर से धाड़े। बस कर दादा, कबर में पांव लटके हैं तेरे। गलाजत को पेट में लिए तू जमीन पे अकड़ के किस बात पे चलता है? क्या भूल गया है कि तुझे एक दिन मौत आनी है? खुद को खुदा ना समझ और ना ये समझ के तू जिंदगी भर यहाँ जिंदा रहकर हुकूमत कर सकेगा। क्या भूल गया फिरौन के अंजाम को? डर मेरे खुदा से, डर इन लड़कियों की बद्दुआओं से जो तेरा दामन पकड़ लेंगी रोजे महशर, जिनकी जानों पे तूने नाहक जुल्म किया। क्या तूने नहीं पढ़ा कुरान में कि औरतों के मामले में खुदा से डरो? डर मेरे खुदा से जालिम, डर उस खुदा से जिसकी लाठी बेआवाज है। क्या तूने नहीं जाना नमरूद के हशर को जो एक मच्छर से हलाक हुआ? उस लड़की के जुमलों में बला की तासीर थी, और क्यों करना होती। 3 साल उस लड़की ने एक कमरे में बंद होकर गुजारे थे। उसके इंजीनियर बनने का ख्वाब भी कहीं बहुत पीछे रह गया था। वो अपने शौहर को दिन रात जिस काम के लिए मेहनत करता देखती, उसे छीनने में सामने खड़े ताकत के नशे में बदमस्त शख्स ने एक लम्हा न लगाया। उसे लग रहा था कि आमन दिखा नहीं रहा, लेकिन दादा के इसे आग कर देने के फैसले से यकीनन वो तकलीफ में आ गए। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक उसे शोर की आवाज़ महसूस हुई। उसने आसमान की जानिब देखा। बाकी सब की तरह उसे एक हेलीकॉप्टर आता हुआ नजर आया। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था वैसे वैसे शोर भी बढ़ रहा था। सबकी तवज्जो उसकी जानिब थी। वो वहीं मैदान में आकर लैंड हुआ। चलो जोनी ने कभी अपनी जिंदगी में पहले हेलीकॉप्टर इतने करीब से नहीं देखा था। अभी वो उसे हैरत से देख ही रही थी कि आमन ने फौरन उसका हाथ थामते हुए कहा, और फिर इब्राहिम बख्श के रूबरू आके खड़ा हुआ। आ जाएं सर। इसी लम्हे सबने देखा कि मैदान में काले रंग के पिजारों की कतार लग गई है। इब्राहिम बख्श और बाकी सबको खतरा लाक हुआ कि उनके दुश्मनों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। सभी अपनी गने लेकर हाथ में खड़े हो गए थे, जबकि शामिर गोद में जिया को लिए फौरन ही खवातीन की जानिब बढ़ा था। मरियम और अपनी माँ की हिफाजत करने गाड़ियां आकर उनके आगे रुकी। उनमें से धड़ाधड़ गार्ड्स निकलने लगे, जिनके हाथों में गन्स मौजूद थी। सबसे आगे वाली गाड़ी में से एक नौजवान निकला जो ग्रे कलर के पैंट कोट में मलबूस था। उसने पहले पूरे मैदान का तनकीदी जायजा लिया और फिर आमन की जानिब देखा। नहायत तहजीब से गोया हुआ उस लड़के के आमन को सर कहकर मुखातिब करते ही जोनी समेत सभी आमन को उलझी और हैरत भरी निगाह से देखने लगे थे। गन नीचे करवाएं दादा, ये मेरे ही गार्ड्स हैं। ये लोग तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक आप मुझे और मेरी बीवी को नुकसान नहीं पहुंचाते। मैं बता दूं, इनमें से एक को भी हल्का लेने की गलती मत कीजिएगा। मेरा एक एक गार्ड आपके 10-10 बंदों को गिरा देने की ताकत रखता है। उसके जुमले मानो एटम बम की तरह सबके सरों पर गिरे। सभी उसे हक्का बक्कर होकर देखने लगे थे। इब्राहिम बख्श का चेहरा मारे जलाल के सुर्ख हुआ। ये सब किया क्या है आमन? वो चाहकर भी पूछे बगैर ना रह सके। ओ, शायद मैं आपको सही से अपना तारुफ कराना भूल गया, तो दादा जान मुझसे मिलें। मैं हूँ आमन बख्श, आयजा फ्रेगनेंस। आमन बख्श चौधरी, आयजा फ्रेगनेंस का मालिक। शायद आपने नाम ना सुना हो, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा, जितना आप पूरे साल में कमाते हैं ना, इतना तो मैं एक हफ्ते में कमा लेता हूँ। आखिरी जुमला उसने कान के पास आकर सरगोशी करने वाले अंदाज में जताते हुए अदा किया। इब्राहिम बख्श भले आयजा फ्रेगनेंस कंपनी को नहीं जानते हों, लेकिन शामिर शहरोज और हर वो नौजवान जिसको खुशबुओं का शौक है, वो इस कंपनी को बहुत अच्छे से जानता था। तकरीबन 4 साल पहले उस नौजवान ने अपने कारोबार की नई बुनियाद रखी थी। फ़हीम के साथ मिलकर शहर में ससुर और दामाद ने दिन रात मेहनत
की थी इस कारोबार को फलक की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। वाओ ग्रेट, ये फ़हीम बख्श इतना ज़बरदस्त कैसे हो गया भाई। आमन दो तरफा ज़िंदगी जी रहा था। एक तरफ वो इब्राहिम बख्श का कारोबार संभाल रहा था ताकि वो मुतमईन रहे, तो दूसरी जानिब वो एक नया कारोबार भी मुसलसल चला रहा था शहर में, जिसकी उस ज़हीन नौजवान ने किसी को भनक तक लगने नहीं दी थी। आप किसी ताकतवर को तभी मात दे सकते हो जब उससे ज़्यादा ताकतवर बन जाओ, और यही उस नौजवान ने किया था। जिसका कारोबार न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि गैर मुमालिक तक में फैला हुआ था। वो दुनिया भर में खुशबू का सौदागर था, नाम चलता था उसके ब्रांड का। उसके परफ्यूम्स की डिमांड मार्केट में दिन ब दिन बढ़ रही थी। मगर आयजा फ्रेगनेंस के मालिक को आज तक किसी ने देखा नहीं था। जोनी हैरत से अपने बराबर में खड़े नौजवान को देखने लगी। क्या वो उसे जानती भी थी? वो आयजा फ्रेगनेंस ही इस्तेमाल करती थी। क्यों? क्योंकि अमन उसे इसी ब्रांड के हमेशा परफ्यूम ला कर देता था शहर से, लेकिन उसे उन्हें इस्तेमाल करते वक्त उसके तो कभी वहमो गुमान में भी नहीं आया कि उसी का शौहर इस कंपनी का मालिक हो सकता है। अभी कुछ वक्त पहले ही उसे बेस्ट परफ्यूम प्रोडक्ट होने पर अवार्ड मिला था, जो चैनलों पर टेलीकास्ट भी हो रहा था। जोनी ने देखा था उसके उस अवार्ड शो में परफ्यूम का मालिक नहीं आया था अवार्ड लेने, बल्कि उसका मैनेजर आया था। तब जोनी ने बस यूं ही कह दिया था कि टीवी देखते हुए कि ये बड़े लोग भी कितने अजीब होते हैं, अपना एक अवार्ड लेने भी नहीं आ सकते, इस बात से बेखबर कि इस कंपनी का मालिक तो उसके बराबर में बैठा मैं एक बुक पे काम करने में मशगूल है। तो तो तुम मुझे धोखा दे रहे थे इतने सालों से। जो चाहे समझे, इसके नज़दीक किसी की राय अहमियत नहीं रखती थी सिवाय उसकी बीवी के। दादा जान, मैं अब आप पर फैसला छोड़ता हूँ, या तो अपनी रजामंदी के साथ मुझे सरपंच बनकर ये फरसूदा और बेहुदा कानून बदलने दें हमारे गांव के, या फिर लड़ने की तैयारी करें। 3 दिन का वक्त दे के जा रहा हूँ आपको, अच्छी तरह सोचकर फैसला करें। और हाँ, फ़हीम चाचा भी मेरे साथ हैं। अगर मैं चला गया तो याद रखिएगा, आपके ठाट बाट वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं चल सकेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं मेरे बात कोई इस काबिल नहीं कि आपका पूरा कारोबार संभाल सके, चाहे वो गाँव की ज़मीनें हों या शहर की फैक्ट्रियाँ। उसने आखिरी जुमले सरगोशी करने वाले अंदाज में अदा किए, जैसे समझा रहा हो अभी भी उन्हें वो अभी भी इन्हें। मगर वो मगरूर आदमी कहाँ समझने वाला था जिन पर दौलत का नशा चढ़ा होता हो। वो इतनी आसानी से कुछ नहीं समझते। इब्राहिम बख्श ने घुरा कर आमन की जानिब देखा। वो अपनी मुट्ठियां मजबूती से भींच रहे थे। बस ना चलता हो इस लड़के का गला अपने हाथ से दबा दें जो उनके सामने तन कर खड़े होने की जुर्रत कर रहा था। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम पे एतबार करना थी। हेलीकॉप्टर पिजारों की कतारें और अपने ट्रेनिंग याफ्ता गार्ड्स दिखाकर यकीनन इस नौजवान ने अपनी ताकत की नुमाइश की थी, जिसे देखने के बाद कोई भी समझदार इंसान उससे लड़ने की गलती नहीं कर सकता था। इब्राहिम बख्श उस कल के बच्चे के सामने खुद को बेबस पा रहे थे, और ये बेबसी उन्हें एतराफ़ करने पर मजबूर कर रही थी कि वो पछता रहे उस पर एतबार करके। नहीं दादा जान, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती मेरी मोहब्बत को कनीज़ बनाना थी। जोनी ने महसूस किया इस लम्हे उसके हाथ पे आमन की पकड़ मजीद मजबूत हुई थी। वो इब्राहिम बख्श की आंखों में आंखें डाल उनकी गलती की तसल्ली करता नजर आया। आपको मेरी मोहब्बत को सिर्फ जिस्म की हवस तक महदूद नहीं समझना चाहिए था, इस हसीन नौजवान ने दांत पीसते हुए कहा। फिलहाल 3 दिन है आपके पास, अच्छी तरह सोच ले। मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता, लेकिन अगर करना पड़ा तो यकीन करें मैं पीछे भी नहीं हटूंगा। वो उन्हें वार्न करता उन्हीं के सामने अपनी बीवी को लेकर हेलीकॉप्टर की जानिब बढ़ गया। जुनेशा बख्श चौधरी कभी इस हसीन नौजवान के हाथ को देखती जो उसे थामे हुए था, तो कभी इस हेलीकॉप्टर को जो सामने नजर आ रहा था, तो कभी इन गार्ड्स को जो उसके आगे नजर झुकाए खड़े थे, तो कभी पीछे मुड़कर अपने खानदान व गांव वालों को। इस लड़की ने तो कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि आमन बख्श चौधरी पूरे गांव से लड़ जाएगा। सिर्फ एक इसकी खातिर आमन ने पहले हेलीकॉप्टर में जोनी को बिठाया, फिर खुद बैठा। इस लम्हे जोनी को अपना आप संड्रेला मालूम हो रहा था, जिसके शहजादे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। डर तो नहीं लग रहा ना? वो अभी अपनी सोचों में मगन थी कि आमन की आवाज़ उसके कानों की समाज से टकराई। तुमसे? मुकाबिल ने फौरन ही उलझ कर पूछा। तुम मुझसे कब से डरने लगी भला? मैं ऊंचाई की बात कर रहा था, उसने नरमी से मुस्कुरा कर जवाब दिया। इस नौजवान को देख के कहीं से भी मालूम नहीं हो रहा था कि वो अभी कुछ देर पहले अपने दादा और पूरे गाँव से लड़कर आ रहा है। ओ नहीं, बस पेट में थोड़ी गुड़गुड़ सी हो रही है। वो हल्के से मुस्कुरा कर गोया हुई। तो मुकाबिल ने फौरन ही उसकी नरमी से पेशानी चूमी। ये तुम्हारा अपना है? खासा तजस्सुस से इस्तफसार किया। हमारा है। उसने मेरे का लफ्ज़ अदा नहीं किया, उसने हमारा कहा, और ये बात जोनी ने नोट कर ली थी। ये सब तुमने मेरे लिए किया ना काले बिल्ले? इस वजिया मर्द के बाजू में अपनी बाहें डाल उसके कंधे पर हल्का सा सर टिकाकर उसकी जानिब देखते बड़े इश्तियाक से सवाल किया। सवाल भी वो जिसका जवाब पहले से ही इल्म में था। जवाब पता है तुम्हें? वो छोटी आंखों से उसे देखते जताकर गोया हुआ। मगर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, बड़े प्यार से डिमांड की। वो गहरी सोच में नजर आया और फकत किया। क्या हूँ? हाँ बोलने में जबान घिस रही है तुम्हारी। मुकाबिल से बुरी तरह चिड़ी। उसका यूं चिढ़कर मुंह फुलाना भी आमन को महसूस कर रहा था। वो शरारती गुड़िया आमन के बाजू से अपना हाथ निकाल चुकी थी और बस मुंह फेरने ही वाली थी कि मुकाबिल ने फौरन उसके खूबसूरत चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरा।
जुनेशा बख्श चौधरी, तुम मेरे लिए ऑक्सीजन की मानींद हो कि जब तक तुम्हें ना देखूं मुझे लगता है मुझे सांस नहीं आती ठीक तरह। तुम्हारी मोहब्बत मेरी खून तक में सरायत कर चुकी है। हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। इब्राहिम बख्श, तो क्या अगर तुम्हारे लिए मुझे दुनिया के तमाम लोगों से भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ जाऊंगा, बगैर एक लम्हे भी सोचे। उसकी बिलोरी आंखों में झांकते मोहब्बत से चूड़ लहजे में कहता, उसकी शिद्दत उल्फत से पेशानी चूमने लगा। ये कोई पहली बार नहीं था जब वो इज़हार मोहब्बत कर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद वो लड़की टमाटर की तरह सुर्ख पड़ गई थी। उसकी आंखें चमक रही थी आमन के इज़हार मोहब्बत पर, जैसे हर बार चमकती थी। मुकाबिल उसकी चमकती आंखें और शर्मीला चेहरा देख मुस्कुरा दिया था। वो मुस्कुराहट नहायत ही दिल फरेब थी। अगला सीन। कुछ लफ्ज अपना लम्स रखते हैं, बज़ाहिर नहीं महसूस होता कि उन्हें सुनने के बाद हमारे दिल पर या दिमाग पर उसका कोई असर पड़ा हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फवक्तन नजमा नजमा वो अपनी जगह खुद हमारे जहन व दिल में बनाते रहते हैं। आमन की दी हुई धमकी को 2 दिन गुजर चुके थे, मगर उन्हें आमन की धमकी से कहीं ज्यादा जोनी के जुमले तंग कर रहे थे। वो चाहकर भी अपने जहन से निकाल नहीं पा रहे थे उन्हें। ओह वाह, कहाँ पहुंचे? थर्ड लास्ट हाँ हाँ, थर्ड लास्ट एपिसोड अभी आएगी। पार्ट 3 आएगा, मतलब 39 एपिसोड का पार्ट 3 आने वाला है, लास्ट एपिसोड का। अभी भी इंतजार करो भाई। और आप लोगों को अच्छी लग रही हो, लास्ट एपिसोड मज़ेदार लग रही हो मेरी तरह, तो भाई कम से कम रिव्यू दे दीजिएगा अच्छे से। आपके कमेंट्स के, आपके रिव्यूज़ का इंतज़ार रहता है, ताकि राइटर को भी हौसला मिले। बताइएगा कैसा लगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आया आज का नॉवल पढ़ने में। मैं तो बहुत बड़ी नॉवेल लवर हूँ, आप सबको मैं बताती चलूँ कि मुझे नॉवेल्स बहुत पसंद हैं। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के दुआओं में याद रखिएगा आप लोग मुझे, भूलिएगा नहीं।